गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक रूल पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड द क्रेमर्स रूल। ये भी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट की कि हम यूज़ करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये वाला पार्ट आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, तो आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन बाकी जगह पे इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे और यहाँ से जो है हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा मेथड है। हमने तीन इक्वेशंस ली, a1x b1y प्लस c1z दैट इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। बेसिकली आगे चल के देखेंगे आप, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, तो ये तीन प्लेन के का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा कुछ आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ जब सॉल्यूशन की बात करोगे तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बात कर रहे हो कि तीन ऐसे प्लेन हैं जो एक सिंगल पॉइंट से होके पास कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे क्या करना होता है आपको, जितने वेरिएबल्स होते हैं उससे एक ज़्यादा जो है वो मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट करोगे, डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करोगे। एक डिटर्मिनेंट स्क्वायर एक डिटर्मिनेंट आप बनाओगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से। देखिए पहले इक्वेशन का a1 b1 c1 था, तो ये फर्स्ट रो हमने डेल्टा का लिया a1 b1 c1, सेकंड लिया हमने a2 b2 c2 और थर्ड रो जो है वो हमने लिया a3 b3 एंड c3। अब डेल्टा एक्स की बात होती है, तो डेल्टा एक्स जब आप निकालोगे तो उसमें क्या करोगे, एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दोगे कांस्टेंट टर्म से। तो देखिए d1 d2 d3 फर्स्ट कॉलम हो गया, बाकी दोनों कॉलम्स जो है वो एज इट इज़ है। जब आप डेल्टा वाई निकालो तो आपने क्या करना है, वाई के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट टर्म से। तो देखिए a1 a2 a3 एज इट इज़ रहा डेल्टा वाला, b1 b2 b3 को हमने सिर्फ रिप्लेस कर दिया डेल्टा में d1 d2 d3 से, और इसका नाम हमने डेल्टा वाई रख दिया। डेल्टा जेड में क्या करेंगे, सिमिलर, डेल्टा के दो कॉलम्स जो हैं वो आपके एज इट इज़ रहेंगे और जेड का कोफिशिएंट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा d1 d2 d3 से। एक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो सीधा डेल्टा एक्स अपॉन आप डेल्टा लिख दोगे, वाई की वैल्यू निकालनी होगी तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा लिख दोगे, जेड की वैल्यू निकालनी हो तो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा लिख दोगे। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या कंडीशंस और हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या इसमें क्रिएट हो सकती हैं। अभी तो हमें बस इसका एप्लीकेशन सीखना है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया, ये तीन इक्वेशंस हैं आपके पास, आपको क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा ही क्वेश्चन लिया हमने। ये डेल्टा, ये देखिए 144,322,962 एक्सपेंड कर दिया 40 आया। डेल्टा एक्स में जैसे पीछे हमने सीखा था कि भाई फर्स्ट कॉलम को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, एक्स के लिए कांस्टेंट टर्म से, तो 7 6 14 से हमने रिप्लेस कर दिया, डेल्टा एक्स की वैल्यू 40 आ गई। डेल्टा वाई में क्या करना है, डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में वाई के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देना है किससे, कांस्टेंट टर्म से। तो देखिए 7 6 14 आ गया, सेकंड कॉलम जो है आपका रिजल्ट निकाला 20। डेल्टा जेड में क्या करना है, डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट से थर्ड कॉलम को आपको रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट टर्म से, तो 7 6 14 उसकी जगह आ गया, उसका रिजल्ट भी निकाल लिया। एक्सपेंशन आपको पता ही है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा 40 अपॉन 41, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू हाफ एंड जेड की वैल्यू हमारे पास 40 अपॉन 40 आ गई। तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसमें पंगे क्या है, अगर डेल्टा गलती से ज़ीरो हो जाए तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड अगर नॉन जीरो है तो इन्फिनिटी आने लगेगी, तो पंगे ये शुरू होंगे। अगर आपके पास डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड और डेल्टा सारे जीरो हो जाए तो ये 0/0 के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये पढ़ना है। ये कॉम्पिटिशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये एग्ज़ाम में बहुत बारी आया, आप उठा के देखोगे मेंस में एडवांस में हर जगह पे, कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक कंसिस्टेंट और दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दैट मीन्स जिस केस में आपका सॉल्यूशन निकल जाए, इनकंसिस्टेंट दैट मीन्स सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो। अब कंसिस्टेंसी के लिए क्या चाहिए कि दो केस बन सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जैसे हमने पहले डील किया है कि ये प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो या तो तीनों प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकता है, जब तीनों प्लेन
ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब उनकी इक्वेशन एज इट इज़ वो सेम हो जाए तभी होगी, या फिर उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो जाए, तो उस केस में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। इनकंसिस्टेंट की कहानी जब होगी तो अभी हमने बात की कि भाई डेल्टा तो ज़ीरो हो जाए, लेकिन डेल्टा वन, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई भी एक नॉन जीरो हो, तो उस केस में नो सॉल्यूशन। सारे जीरो हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और डेल्टा अगर हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, ऊपर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस केस में हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी, कि फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच द इक्वेशन दिस दिस एंड दिस आर कंसिस्टेंट, आल्सो सॉल्व द इक्वेशन फॉर दोज वैल्यूज ऑफ सी। यहाँ पे ये ट्रिक खेला है, क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स वाला आपने किया और जानबूझ के आपको 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन दे दी। तो इसमें क्या है कि अगर ये 3 लाइंस हैं, तो अगर इनका एक सॉल्यूशन हो तो ये कॉन्करेंट लाइंस होंगी, तो हम कॉन्करेंट लाइन का फंडा यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि उठा के क्रेमर्स रूल जो है वो उठा के हम शुरू हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जितने वेरिएबल, डिटर्मिनेंट जो है डेल्टा जो बनेगा उसी ऑर्डर का बनेगा। यहाँ 2 वेरिएबल है तो 2 क्रॉस 2 बना के हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 2 वेरिएबल इक्वेशन है, तीनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कंकरेंट होने चाहिए। तो कंकरेंसी के लिए हमने ये किया, एक्सपेंड किया, सी की 2 वैल्यूज़ आ गई, 0 और -10। अगर सी की वैल्यू 0 होगी तो एक्स और वाई की ये वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू 10 होगी तो एक्स और वाई की ये वैल्यू आ गई। तो ये सिंपल है, तो इन सब चीज़ों में फंसोगे नहीं। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन। जिस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं, तो वो जानबूझ के वो क्वेश्चन था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस दिस दिस। देखिए 3 वेरिएबल है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केसेस, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो डेल्टा हमने निकाल लिया, और डेल्टा की वैल्यू जो है वो p-2 इंटू q-3 है। डेल्टा 1 निकल गया, 4q - 15 p-2, डेल्टा 2 हमारा 0 है, एंड डेल्टा 3 इज p-2। तो पहला पार्ट है कि कोई भी सॉल्यूशन ना हो। सॉल्यूशन नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए, और डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z या डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के नाम चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में से कोई एटलीस्ट एक नॉन जीरो हो। तो डेल्टा 0 कब होगा, जब p की वैल्यू 2 होगी और q की वैल्यू 3 होगी। लेकिन अगर q की वैल्यू 3 हो गई तो डेल्टा 1 जो है वो नॉन जीरो रहेगा, लेकिन अगर p की वैल्यू 2 हो गई तो डेल्टा x जो है वो भी 0 हो जाएगा, डेल्टा 2 ऑलरेडी 0 है, डेल्टा 3 ऑलरेडी 0 है। तो इसका मतलब अगर आपको नो सॉल्यूशन का केस करना है तो q की वैल्यू आपको 3 रखनी चाहिए। अब q की वैल्यू 3 रखोगे तो देखो डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा x आपका नॉन जीरो हो गया, डेल्टा 2 आपका 0 है, डेल्टा 3 जो है वो आपका नॉन जीरो हो गया, क्योंकि उस केस में आप क्या बोलोगे कि p इज़ नॉट इक्वल टू 0, p-2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स p की वैल्यू 2 के इक्वल ना हो। यूनिक सॉल्यूशन के केस में बहुत सिंपल है कि भाई डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू 2 और 3 नहीं होनी चाहिए। 2 नहीं होगा तो डेल्टा 3, उससे कोई मतलब ही नहीं है, डेल्टा हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, सारे जीरो चाहिए। तो p की वैल्यू अगर 2 हुई तो डेल्टा 3 भी 0 हो जाएगा, डेल्टा 2 तो है ही, डेल्टा 1 भी 0 हो जाएगा और डेल्टा भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की क्या मीनिंग है, जब कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए। तो ये 3 ऐसे प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से होके पास कर रही है। अगर ये 0 0 0 हो गया तो ओरिजिन से पास करेंगे ही। तो एक केस ये हो सकता है कि तीनों का सॉल्यूशन x y z तीनों 0 हो, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस केस में जो है नो सॉल्यूशन की कोई कहानी बनती ही नहीं है। अब यहाँ पे इसको हमने 2 नाम से ये लिखा है, और ये भी बहुत पूछे जाते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, आप इसको बड़े ध्यान से सोचोगे। एक का नाम दिया जब x y z तीनों 0 हो जाए, इट इज़ अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका नाम हमने ट्रिवियल सॉल्यूशन दिया। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, ये x y z कब 0 होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z 0 होगा।
क्योंकि कांस्टेंट को आप जब भी रिप्लेस करोगे तो उस कॉलम के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आप किस पे, डेल्टा पे। अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो ये सारे जीरो हैं, जीरो अपॉन नॉन जीरो, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आएगा कि क्वेश्चन में कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो आपको याद रखना होगा कि डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बनेगी, तो डेल्टा इज़ इक्वल टू जीरो। तो ये याद रखना है, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल, बड़ा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन हमने लिया, देखिए 3 वेरिएबल है यहाँ पे, जानबूझ के इधर y और z की टर्म इधर कर दी है, इसको रीअरेंज करके लिखा। ये होमोजीनियस इक्वेशन आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड जो है कांस्टेंट टर्म जीरो है। और इसने पूछा है कि आर नॉट ऑल जीरो, ये सारे जीरो नहीं होने चाहिए। इसका मतलब एक्स वाई जेड जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने डेल्टा निकाला, इक्वल टू जीरो पुट किया और ये हमने एक्सपेंशन की, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी सी माइनस वन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी की वैल्यू 1 हो गई। ये डिटर्मिनेंट आपका कंप्लीट हो गया। एक असाइनमेंट आज डिटर्मिनेंट का मैं भेज दूंगा और कल से हम एडजॉइंट एंड इन्वर्स करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है आपका मैट्रिसेस का और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम्स भेजें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।